हेलो स्टूडेंट, द साइंस मैजिक में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज लगातार हम कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, वस्तुनिष्ठ किए हैं, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक। आज हम लघुत्रात्मक के क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उन्हीं में से आपको 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उन्हीं में से आपको फर्स्ट चैप्टर में से मिलेगा एक क्वेश्चन। तो देखिए, आइए हम लघुत्रात्मक पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कूलाम का नियम समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम का नियम समझाइए। यदि आगे हम विद्युत क्षेत्र में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कूलाम का नियम आपको आना ही चाहिए। कूलाम का नियम क्या है देखिए। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था और कूलाम ने एक आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को समझाने के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने क्या किया था, कूलाम ने क्या कहा कि किन्हीं दो आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश लिए थे उन्होंने, ये दो बिंदुवत आवेश है हमारे पास। एक आवेश है ये हमारे पास, ये ले लेते हैं कि Q1 आवेश है। एक दूसरा आवेश है वो हमारे पास कितना है, Q2 आवेश है। तो उन्होंने दो बिंदुवत आवेश लिए, Q1 और Q2 हम जिसको ले लेते हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो उन्होंने एक बार मान ले कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने क्या कहा इस नियम के अनुसार कि दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो दोनों बिंदुवत आवेश हैं उसके मध्य लगने वाला बल F है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों आवेशों का परिमाण और इनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। वह दोनों आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कितना हो जाएगा, दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, इसको समीकरण नंबर क्या दे दे, 2। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम क्या कहता है इस नियम में कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समीकरण 1 व 2 से हम देखें, समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो इसको एक साथ लिखें तो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 कोण में कितना आएगा, R स्क्वायर। F Q1 Q2 कोण में कितना आएगा, R स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ से समानुपाती नियतांक हटाएं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 कोण में कितना आएगा, R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 कोण में R स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये K है, ये जो K है ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक। तो यहाँ हम लिखेंगे ये K क्या है, समानुपाती नियतांक। K क्या है, समानुपाती नियतांक, या इसी को क्या कहा जाता है, कूलाम नियतांक कहा जाता है। इस K को क्या कहा जाता है, कूलाम नियतांक। इसी K को क्या कहा जाता है, कूलाम नियतांक। देखिए इस जो K है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा कूलाम के नियम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। तो कूलाम के नियम से K क्या है, कूलाम नियतांक, इसकी वैल्यू होती है वो कितनी, 9 गुणा 10 की पावर 9। या इसको लिखा जा सकता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी संख्यात्मक मान K का वो तो कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9 है। और इसका जो इसको K को लिखा जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है। इस K का देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे निकालते हैं, वो मैंने छोटे क्वेश्चनों में भी आपको बताया था कि मात्रक कैसे निकालते हैं। इसका मात्रक निकालें तो इस R को इधर ले जाएं, इस R को इधर ले जाएंगे, Q1 Q2 इसके नीचे जाएगा, तो हमारे पास इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो इसमें क्या हो गई, K की वैल्यू होगी। K की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए इस K को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। तो यहां से इसमें लिखें तो कितना आएगा, F बराबर 1/, K की जगह कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना Q1 Q2 कोण में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब इस ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12।
और इसका जो मात्रक होगा वो इससे जस्ट निकाला जा सकता है, इसका मात्रक भी। यहां से हम इसका मात्रक निकालें, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजें, इसको इधर भेजें, तो हमारे पास इसका मात्रक कितना आ जाएगा, ये आएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार 2023 के बोर्ड पेपर में पहला क्वेश्चन यही था, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपसे के का मान भी पूछा जा सकता है, ये के की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, कूलम्ब का नियम। अब यदि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे यदि क्या भर दिया जाए, कोई माध्यम भर दिया जाए, माध्यम का मतलब, तो यहां से देखिए हमारे पास माध्यम भर दिया जाए, यदि इसमें माध्यम भर दिया जाए, ये दोनों आवेशों को क्या रख दिया जाए, माध्यम के मध्य रख दिया जाए, तो हमारे पास कितना होगा, ए बराबर 1/4 पाई, यहाँ कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, तो कितना Q1 Q2 कौन में कितना R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हमारे पास क्या है, कूलम्ब का नियम। क्या है, कूलम्ब क्या कहता है कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ लिखें तो ये बनेगा F समानुपाती Q1 Q2 R स्क्वायर। यहां से समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, कूलम्ब नियतांक के की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इससे के का दूसरा मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि यहाँ इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा हो, माध्यम भरा हुआ होगा, तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए इससे ये यहां से पैरावैद्युतांक की बात करें, पैरावैद्युतांक क्या होता है, ER। पैरावैद्युतांक होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां से यदि हम माध्यम की विद्युतशीलता ER बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, E0 ER। इस यहाँ पे जो माध्यम की विद्युतशीलता है, इसकी जगह आपको क्या लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER, और यहाँ से कितना आएगा, Q1 Q2 कौन में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। यही आपका क्या है, कूलम्ब का नियम है। तो फर्स्ट लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब का नियम समझाइए, तो ये आपका क्या है, कूलम्ब का नियम। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटमीकरण को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आवेशों के क्वांटमीकरण को समझाइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आवेशों के क्वांटमीकरण को समझाइए। आवेशों का क्वांटमीकरण है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेशों का क्वांटमीकरण है वो भी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास से कितना है, क्या है, आवेशों के क्वांटमीकरण, आवेशों के क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण को समझाइए, आवेशों के क्वांटमीकरण को समझाइए। आवेशों के क्वांटमीकरण की बात कर रहा है। देखिए आवेशों का जो क्वांटमीकरण है वो क्या है, आवेशों के 4 गुणधर्म है हमारे दिए गए हैं, आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण, आवेशों की निश्चलता, आवेशों का क्वांटमीकरण। इन चारों गुणधर्मों में से आवेशों का जो क्वांटमीकरण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन लगभग। तो देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, आवेशों की क्वांटमीकरण का मतलब ये है कि आवेश है किसी वस्तु पर, जैसे मान लो कि ये आपके पास वस्तु है, ये वस्तु ले ली हमने, ये वस्तु है, तो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश होगा, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का, यानी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पर कुल आवेश है, वो कुल आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक है ना, या निश्चित न्यूनतम मान के रूप में होगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में। तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का कितना n, जहां Q तो क्या है आवेश, n क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो ये n क्या होगा, यहाँ पर n होगा वो या तो 1 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, प्लस माइनस पहले लगा होगा, ठीक है ना, यहाँ लगा दिया प्लस माइनस। तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश
इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है ना, यदि आवेश पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होगा तो आवेशों का स्थानांतरण संभव नहीं है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन तब ही स्थानांतरित किया जा सकता है तब वो क्या हो, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का क्या हो, पूर्ण गुणज। तो देखिए पूर्ण गुणज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। इतना आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थिति, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश इतना होता है, इससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होगा, इतना। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, एक यानी क्वांटमीकृत मान कहा जाता है। ठीक है ना, इतना आवेश आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन पर मिलेगा। तो किसी वस्तु पर इससे आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे मैं इसको क्या कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इतना आवेश हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.6 गुणा 10 की पावर कितना, -19, यानी कितना 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस। इसमें से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज ही हम स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि 16 का जो पढ़ा बोले 16, 32, 64, इसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आवेशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। कभी भी आधा आवेश हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे 1/2 आवेश दे दिया, 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया, 1/4, ऐसा आवेश हम कभी भी स्थानांतरित नहीं कर सकते। देखिए आवेशों के क्वांटमीकरण का जो प्रयोग किया था वो मिलिकन ने किया था, रॉबर्ट ए मिलिकन ने किया था, और ये किया था तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। कौन से प्रयोग के द्वारा, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। तो क्वांटमीकरण की खोज किसने दिया था, ये नियम मिलिकन ने। किस प्रयोग के द्वारा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से प्रयोग के द्वारा, मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा किया था। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है। आवेश का स्थानांतरण है वो पूर्ण गुणज के रूप में किया जा सकता है, यानी कि आधा आवेश से 1.5 आवेश, 1/3, 1/4, ऐसे में आवेशों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे लघुत्तरात्मक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, का व्यंजक पूछ रहा है। बल आघूर्ण का क्या पूछा है, व्यंजक पूछा है। तो ये कह रहा है कि यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उसका व्यंजक क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश हो। तो ये तो यहाँ प्लस का कोई क्यू आवेश है और ये क्या हो गया, माइनस का कोई क्यू आवेश। ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है ना। और दोनों के बीच की दूरी हम कितनी लेते हैं, प्रभावकारी लंबाई 2a लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2a है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इस पर बल आघूर्ण या बल कितना कार्य करेगा, बल आघूर्ण का व्यंजक। देखिए इस यहाँ हमारे पास इस प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर का QE, प्लस का QE। और इस माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और वो कितना होगा, F बराबर माइनस का QE लगेगा। इसका मतलब इस पर जो बल है, सामान्य बल है, वो तो कार्य नहीं करेगा। एक तो ये दोनों परिमाण में समान, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या है, परिमाण में समान, और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी कि ये जो द्विध्रुव की छड़ है ये क्या करेगी, ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। इस स्थिति में क्या है, लेकिन इन दोनों की जो बलों की जो क्रिया रेखाएं, ये बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है।
इनके कारण इस छड़ पर क्या करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल बल तो कितना हो जाएगा, ये F1 है, ये F2 ले लूं तो टोटल बल F बराबर कितना, F1 प्लस का F2, तो ये F बराबर कितना, QE माइनस का कितना, QE, तो ये तो कितना करेगा, 0 कार्य करेगा। अब देखिए इस पे बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण कितना लगेगा इस पे, दोनों की क्रिया है। तो मैं यहां से इस बिंदु से इस पे क्या डाल दूं, एक लंब डाल दिया मैंने, ये मैंने A बिंदु ले लिया, ये मैंने B बिंदु ले लिया और ये मैंने O बिंदु ले लिया। ये एंगल मान लेते हैं हमारे पास कितना है, थीटा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए, बल आघूर्ण इसको किससे लिखा जाता है, बल आघूर्ण को टो से लिखा जाता है, किससे, टो से। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण, बल का परिमाण, दोनों बलों में से क्या है, एक बल का परिमाण, गुणा क्या आ जाएगी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो क्या आएगा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से बल आघूर्ण हमारे पास टो बराबर कितना आ जाएगा, एक बल का परिमाण आपके पास कितना है, F है ना, कितना है हमारे पास, कितना है F। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, F1 ले लो चाहे F2 ले लेना, F1 ले लो चाहे F2, परिमाण लेना है, गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये कितनी है, OB, कितनी आ जाएगी, OB। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, OB निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, OB। तो OB निकालने के लिए हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, AOB से, AOB से यहाँ से हम ले लें त्रिभुज AOB से ले ले, तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना है OB और कर्ण कितना है AB, तो ये कितना आ जाएगा, OB बट्टा AB। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, OB की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा OB, देखिए AB कितना है, 2a है ना, AB कितना है 2a, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, OB अपॉन में कितना, 2a, OB आपके पास कितना आ गया, 2a sin थीटा, कितना आ गया, 2a sin थीटा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्मूले में रखें तो कितना आएगा, टो बराबर F1 और कितना आ जाएगा, ये F1 की वैल्यू भी रख दीजिए, F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, QE, तो कितना आएगा QE और 2a sin थीटा। यहां से देखिए इसको लिख दें, टो बराबर Q 2a और कितना E sin थीटा, ये लिख दें। ये Q 2a क्या है, Q और 2a क्या है, एक बल का यानी दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण में दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव, और इसको करते हैं। तो चूंकि हमारे पास P बराबर कितना है, Q गुणा 2a, तो टो बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, PE sin थीटा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, टो बराबर कितना आएगा, PE sin थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कितना आ गया, टो बराबर PE sin थीटा। और यही हमारे पास क्या है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, टो बराबर PE sin थीटा कार्य करेगा, कितना करेगा, टो बराबर PE sin थीटा बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब देखिए इसमें स्थितियां भी होती हैं कि यदि हमारे पास थीटा किस किस के मध्य है, P और E के मध्य, थीटा किसके मध्य है, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य। तो यदि थीटा हमारे पास कितना हो, 0, तो टो बराबर क्या लगेगा, 0 लगेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। यदि थीटा कितना हो, 90, तो टो बराबर कितना आ जाएगा, sin 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो टो बराबर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है ना। तो हमें बल आघूर्ण का फॉर्मूला पूछेगा तो कितना आ जाएगा, टो बराबर PE sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास तीसरा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन था। इस प्रकार हम इसका बल आघूर्ण यानी सामान्य बल है वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि ये छड़ स्थानांतरित गति नहीं करेगी, बल आघूर्ण करेगा तो एक बल इधर, तो इसको क्या करवाएगा, ऐसे घूर्णन गति करवाएगा, घूर्णन गति करवाएगा तो ये क्या करेगा, बल आघूर्ण इस प्रकार ये करेगा। और कितना होगा, टो बराबर PE sin थीटा, जहां P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, थीटा क्या है, P और E के मध्य बना कोण। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है, नेक्स्ट लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, नेक्स्ट लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म आपसे पूछे तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा ही संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट चौथा जो लघुत्तरात्मक है वो है विद्युत क्षेत्र, या इसी को बोला जाता है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के
गुणधर्म लिखिए। आपसे पूछेगा कोई 4 गुणधर्म लिखिए या कोई 2 गुणधर्म लिखिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखिए या 4 गुणधर्म लिखिए। हम यहाँ गुणधर्मों की बात करते हैं कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। देखिए सबसे पहला जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, देखिए हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो मैंने कहा कि धन आवेश से बाहर निकलती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर क्या होगी, समाप्त होगी। तो पहला तो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला ही गुणधर्म तो यही होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यदि ऋण आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, धन आवेश से निकलकर कहां समाप्त होगी, अनंत पर समाप्त होगी। यदि धन आवेश नहीं है, अकेला ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, ऋण अनंत से निकल आएगी और कहां समाप्त हो जाएगी, ऋण आवेश पर। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या करती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देखिए पहला तो दूसरा हमारे पास, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आएगी, यहां से धन से निकलेगी और ऐसे प्रवेश करेगी, ये इस प्रकार प्रवेश कर जाती है ऐसे, ठीक है ना। यहां से निकलेगी ऐसे और प्रवेश किस में करेगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेगी, ठीक है ना। ये प्लस का क्यू है और ये क्या है, माइनस का क्यू, ठीक है ना। जैसे यहां से निकली ऐसे इस प्रकार क्या कर जाती है ये, तो यहां से निकलेगी और ऋण आवेश में क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र का निर्माण करती है, काल्पनिक खुले वक्र का निर्माण करेगी, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र का निर्माण करती है, खुले का बंद का, तो कैसे का, खुले वक्र का निर्माण। ये कैसे देखना इधर, यहां से निकली विद्युत क्षेत्र रेखा, यहां से निकलकर यही समाप्त हो गई ना, आगे तो नहीं चली। बंद वक्र तो ऐसे बनता है जैसे यहां से निकलकर यहां जाती, फिर यहां से चलकर वापस यहां आ जाती, तो ये क्या बन जाता है, एक बंद वक्र बन जाता। लेकिन यहां तो इस प्लस क्यू आवेश से निकलकर कहां समाप्त हो गई, ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। इसका मतलब वक्र क्या रह गया, खुला। अब आप सोचोगे इससे ये तो बंद बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला नियम तो क्या है, पहला गुणधर्म तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र, यानी खुले काल्पनिक वक्र का क्या करती है, निर्माण करती है। देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है इसका, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यदि हम इस विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे मान लो कि ये हमारे पास बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ हम ये, यदि हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके यहाँ बिंदु, इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो दूसरा इसका जो हमारे पास गुणधर्म है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी स्पर्श रेखा क्या करेगी, स्पर्श रेखा है वो क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर देगी, प्रदर्शित कर देगी। इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे मान लो कि ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी, देखिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये, ठीक है ना। अब ये दोनों काट रही है, कहां काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, ठीक है, इस बिंदु पर काट रही है। अब हमने कहा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, इस बिंदु पर मैं यदि विद्युत क्षेत्र ऐसे खींचूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और इस पर खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये होगी। यानी एक बिंदु पर यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक बिंदु पर क्या बन जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि काट रही हैं, जिस कटान बिंदु पे काटेगी उस पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो कभी भी संभव नहीं होगी। तो तीसरा हमारे पास क्या है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करेगी,
एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्या नहीं करेगी? एक दूसरे को काटती नहीं। क्या नहीं करती है? एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा यानी कि चालक पृष्ठ की क्या होती हैं? लंबवत बाहर निकलती हैं और लंबवत ही क्या करती हैं? प्रवेश। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो यहां से क्या करेगी? ये लंबवत बाहर निकलेगी और लंबवत ही क्या करेगी? प्रवेश ही करेगी। तो इसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी लंबवत ही बाहर निकलती हैं और लंबवत ही क्या करती हैं? प्रवेश करती है। देखिए कैसे, जैसे ये पृष्ठ है, ये बोरेड किसका काम करता है? पृष्ठ का काम कर रहा है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे निकलेगी? हमेशा प्लस के आवेश से निकलेगी। समाप्त किस पर? प्रवेश किस में करेगी? हमेशा ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो प्लस क्यू आवेश में ये प्रवेश यहां से क्या होगी? इस प्रकार बाहर निकलेगी, इस प्रकार, ठीक है ना, पृष्ठ के बाहर निकलेगी या पृष्ठ के क्या करेगी? तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के होती हैं, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, ठीक है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता यानी कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहीं क्या होगी? उसकी तीव्रता भी अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जहां ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। तो ये हमारे पास से लघुत्रात्मक 4 क्वेश्चन है, आपके पास चारों क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आप हमारे साथ इस सीरीज में द साइंस मैजिक स्मार्ट क्लासेज आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। ये आपके लिए जीवन में बहुत कुछ हम प्रयास कर रहे हैं सारे टीचर्स मिलके, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बेहतर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। धन्यवाद।